दोस्तों अभी सुबह के करीब 8-9 बज रहे थे और एक थाने पर एक बुजुर्ग अपनी टूटी फूटी साइकिल से पहुंचता है, जिसकी साइकिल में ना ही अगले पहिए में ठीक तरीके से हवा थी और ना ही पिछले पहिए में ठीक तरीके से हवा थी। साइकिल देखने पे ऐसी लग रही थी जैसे उसमें ब्रेक ही ना लग रहा हो। और वो बुजुर्ग धोती कुर्ता पहने, जिसके चेहरे पर एक अजीब तरीके की सिकन थी, एक थाने पे पहुंचता है। और उस थाने पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि थाने के जो स्टाफ है अपने अपने कामों में, सभी पुलिसकर्मी बिजी हैं। अब एक सिपाही थाने के बाहर निकल कर आता है और उससे पूछता है कि हाँ चाचा जी, बताइए आपका क्या काम है। तो वो बुजुर्ग उस सिपाही से कहता है कि साहब, हमें बड़े साहब से मिलना है, यानी जो थाने के मुखिया हैं, थाना अध्यक्ष हैं, उनसे मिलना है। वो सिपाही कहता है कि ठीक है, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो थानाध्यक्ष साहब आने वाले हैं और आप यहीं बैठकर इंतजार कर लीजिए। वो थाने पर एक पीपल का पेड़, उसके चबूतरे पर बैठकर थानाध्यक्ष का इंतजार करने लगता है। और इंतजार की घड़ियां उसकी 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती हैं। 10 मिनट बाद यशो साहब आते हैं और यशो साहब जो थानाध्यक्ष महोदय होते हैं अपनी कुर्सी संभालते हैं। कुर्सी संभालते ही उनके पास एक चपरासी चाय लेकर आ जाता है और न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर के पन्ने पलट ही रहे थे। अब ये जो बुजुर्ग होता है वो बड़े साहब के पास जाने के लिए डर रहा था। अब यशो की निगाह अचानक उस बुजुर्ग पर पड़ती है। उस बुजुर्ग को यशो देखने के बाद समझते हैं कि ये आदमी जो है वो एक गरीब परिवार से आता है और देखने में गरीब सा लग रहा है। सहसा जब उनकी निगाहें इस बुजुर्ग पर पड़ती हैं तो इसको अपने पास बुला लेते हैं और सामने ही रखी कुर्सी पर बैठने का आमंत्रण दे देते हैं। अब ये बुजुर्ग उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। बुजुर्ग कुर्सी पर बैठते ही रोना शुरू कर देता है। अब यशु साहब अपनी कुर्सी से, थानाध्यक्ष महोदय खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आप इस तरीके से रो रहे हैं। आप अपनी समस्या बताएं ताकि हम उसका उचित समाधान कर पाएं। वो बुजुर्ग रोता ही रहता है। काफी देर यशो साहब उसको मनाते हैं। उसके बाद उसका जो है आंसू बंद होता है आंखों से और फिर वो पूरी कहानी सुनाता है यशो साहब को। फिर यशो साहब यानी कि थाना अध्यक्ष महोदय जो उस बुजुर्ग को सलाह देते हैं और वो सलाह का जो फल मिलता है उस बुजुर्ग को, वो वाकई काबिले तारीफ था। दोस्तों ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने चल रहा हूं, ये कहानी बहुत ही आपको शिक्षित करने वाली कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये कहानी हम शुरू करते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके अपने इस चैनल पर कहानियों का सिलसिला, कहानियां डालूं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आसानी से मिल जाए। दोस्तों जैसा कि पता है कि आज ये कहानी करीब तकरीबन 20 से 22 दिन बाद आपके इस चैनल पर आ रही है। दोस्तों इसके पीछे का जो रीजन था, सब कुछ कुशल मंगल था, कुछ व्यस्तताएं थी। बहुत ज़्यादा उन व्यस्तताओं में उलझने के कारण कहानियाँ जो है वो सुचारू रूप से आपको मिल नहीं पा रही थी, इसलिए इतनी ज़्यादा गैपिंग हो गई 20-22 दिन की। अब से मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको कहानियाँ हफ्ते में कम से कम 2-3 मिलती रहें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर आता है, उनका नाम हम अगली कहानी में ज़रूर लेते हैं। तो आप इस पूरी कहानी को जब सुनकर जाने लगिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि आप पूरी कहानी किस ज़िले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, कहाँ से देख रहे थे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच रही है। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाकर रखिएगा। फिलहाल कहानी की तरफ वापस लौटते हैं दोस्तों। अब यशो साहब उस बुजुर्ग को बैठाते हैं। बुजुर्ग को बैठाने के बाद उससे पूछते हैं कि दादाजी आपकी समस्या क्या है। तो वो बताता है कि मेरी समस्या जो है वो है मेरा पारिवारिक, मेरा सगा छोटा भाई, और उसके नाम मुझे एफआईआर करनी है।
अब यशो साहब उससे पूरी कहानी पूछते हैं कि आखिर आपको अपने छोटे भाई, जो आप अपने मुंह से कह रहे हो कि आपका सगा भाई है, आखिर एक सगे भाई के ऊपर कोई एफआईआर क्यों दर्ज कराएगा थाने में आके, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो वो पूरा कहानी बताने लगता है। दरअसल ये कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सहारनपुर, और सहारनपुर जिले का एक गांव है हीरापुर। उसी हीरापुर में एक किसान परिवार रहा करता था। किसान परिवार के पास खेती की, उपज की इतनी जमीन थी कि उनका जो खेती में उपजता था उससे उनका पेट पूरी तरीके से चल जाया करता था। किसान की दो संतानें होती हैं। दोनों संतानें उम्र के साथ अपने जैसे जैसे वो बढ़ती हैं पढ़ाई लिखाई करके, जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है विकास, वही विकास थाने पर पहुंचा था, और छोटे बेटे का नाम होता है योगेश। दरअसल जब पिताजी और माताजी हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तब विकास कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था, और कक्षा 10 की पढ़ाई करने के दौरान उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। और जब उसके पिताजी हमेशा के लिए स्वर्गवासी हो जाते हैं, तब वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, और पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने छोटे भाई योगेश को कहता है कि भाई तुम मुझसे 2 साल छोटे हो, तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, अब पिताजी चले गए तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा पढ़ाऊं। अब विकास जो है वो योगेश को पूरी तरीके से सपोर्ट करने लगता है, और सपोर्ट करते करते उसे खूब पढ़ाता लिखाता है। विकास की शादी हो जाती है। विकास की शादी होने के बाद उसकी पत्नी आ जाती है, और उसकी पत्नी आने के बाद भी वो तनिक भी नहीं बदलता, अपने भाई के पीछे, योगेश के पीछे पूरा दिन रात एक कर देता है। योगेश अब जो है वो बीटेक की तैयारी करने लगा था, उसको बीटेक कराया विकास ने, और अच्छा खासा पढ़ाया। अब वो कहने लगता है कि भैया मुझे एमबीबीएस की तैयारी करनी है और मुझे डॉक्टर बनना है। वो कहता है भाई इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, और एक बार मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं तुम्हें ये पढ़ाई करा सकता हूँ कि नहीं। अचानक उसकी पत्नी जो होती है विकास की, वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। उसके मन में ये भावनाएं नहीं थी कि मेरा देवर है। और इधर क्या था कि विकास की भी एक दो संतानें हो जाती हैं। अब विकास की अपनी खुद की पारिवारिक जिम्मेदारी थी, लेकिन छोटे भाई की, योगेश की, अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसे एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भेज देता है। और जब उसके पास पैसे कम पड़ते हैं, तो अपने पिताजी की कुछ जमीन वो बेचकर अपने भाई योगेश को पढ़ाता है, और योगेश एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है। और जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसका बर्ताव धीरे धीरे पूरी तरीके से बदल जाता है। और उसके बाद जब कई लड़की वाले विकास के पास आते हैं कि आपके छोटे भाई डॉक्टर साहब की शादी करनी है, अचानक वो एक शादी मान लेता है। एक घर परिवार अच्छा होता है, लड़की अच्छी होती है, और जब योगेश से इस बाबत बात करता है कि योगेश तुम्हारी शादी मैंने तय कर ली है, तो योगेश विकास को बताता है कि बड़े भैया ऐसा है कि मैंने एक लड़की मेरे साथ की थी, उससे मैंने शादी कर ली है। अब शादी करने के बाद मैं यहीं पे बस जाऊंगा, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, इसलिए ये जो शादी आपने मानी है ये शादी आप कैंसिल कर दीजिए। अब चूंकि योगेश ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, शादी कर ली थी, छोटा भाई था, इसलिए विकास बेचारा क्या करता, विकास ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो शादी को मना कर देता है। अब योगेश चूंकि सफल हो चुका था, उसकी पत्नी जिससे उसने कोर्ट मैरिज किया था उसके साथ ही पढ़ती थी, वो भी डॉक्टर थी। दोनों अच्छा खासा कमाने लगते हैं, और गांव से पूरी तरीके से रिश्ता अपने भाई से तोड़ देते हैं। और रिश्ता तोड़ने के बाद हद तो तब हो जाती है जब योगेश एक दिन अपनी पत्नी के साथ पहुंचता है, और उस भाई से, जिस भाई ने उसे जीरो से उठाकर हीरो तक का सफर तय कराया, उस भाई से अपनी जमीन मांगने के लिए, बंटवारा करने के लिए उससे बात करने लगता है। तब विकास कहता है कि भाई ऐसा है, मैंने आजीवन अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, अपने पत्नी का ध्यान नहीं दिया, और पिताजी के जाने के बाद तुम्हारी पढ़ाई में मैंने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया, और तुम आज इस तरीके से बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। लेकिन वो अब पूरी तरीके से अपना बर्ताव चेंज कर चुका था, पूरी तरीके से उसकी मानसिकता चेंज हो चुकी थी। उसकी पत्नी जो डॉक्टर थी वही जो कहती थी वही वो करता था। वो मना कर देता है, कहता है कि मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। पिताजी के जाने के बाद आप बड़े भाई थे, आपका पूरा कर्तव्य बनता था कि आप मेरी परवरिश करो, और आपने मेरी पूरी तरीके से परवरिश करी, इसमें कोई आपने मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। अब पति पत्नी दोनों इन डॉक्टर साहब के अपने छोटे भाई योगेश की चेहरा देखने लगते हैं कि किस तरीके से आज उनके सामने अतीत पूरी तरीके से बदल कर आ चुका है।
वो दोनों अपने ही धुन में रमे थे और अंततः बड़ा भाई जो विकास होता है, विकास कहता है कि ठीक है, जो भी बंटवारा करना है मैं एक एक करके बंटवारा कर दूंगा, और विकास बंटवारा कर भी देता है। और बात यहीं पर नहीं रुकती, उसके बाद जो गहनों का लेन देन था वो जब बाधक बनता है, तब विकास कहता है कि भाई साहब कुछ तो आप जो जो कमाई आपने की है, जो आपने इसके बीच में वहां पर अपने शहर में जो जमीनें बनाई उसमें कुछ मेरे बच्चों को हिस्सा दोगे। तो विकास कहता है कि वो मेरी कमाई हुई संपत्ति है, उसमें आपका अधेला भी नहीं है, तनिक भी हिस्सा नहीं दूंगा। वो कहता है कि ठीक है। अब वो कुछ टाइम मांगता है और अगले ही दिन वो थाने पर पहुंच जाता है जहां से मैंने कहानी स्टार्ट की थी। जब ये पूरा वाक्य यशो थानाध्यक्ष महोदय के सामने आता है तो थानाध्यक्ष महोदय कुछ देर तक सुनते हैं और उसके बाद विकास को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो वो तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा अपना है, एक माँ बाप के दोनों सगे बेटे हो और तुम बड़े हो, तुम्हें ये चाहिए कि तुम उसे माफ कर दो। ये जीवन है, जीवन में ऊपर नीचे चलता रहता है, कब किसकी मानसिकता परिवार में चेंज हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अच्छा यही होगा कि अब से आपके साथ जो हुआ, खेती बाड़ी वैसे भी बटनी थी, दो भाई थे और वैसे भी बटी, अब जो जैसे हुआ उसको वैसे रहने दो। इसमें आपका विकास, आपकी उन्नति, आप आगे कहीं नहीं जाओगे, बल्कि आप दोनों सगे भाई झगड़े के रूप में आपने उनके ऊपर मुकदमा किया। वो डॉक्टर है, पैसा आपसे ज्यादा कमाता है और इसमें आपके बच्चों का जो भविष्य वो पूरी तरीके से अधर में लटक जाएगा। बेहतरीन यही रहेगा कि आप अपने घर को चले जाइए, अपने भाई को ऐसे ही माफ कर दीजिए। अब जब बुजुर्ग ये सब बातें यशो से सुनता है, थानाध्यक्ष महोदय से सुनता है, तो वो शांत होकर बैठकर इत्मीनान से मन में विचार करता है कि यशो महोदय सही ही कह रहे हैं। अब काफी देर विचार करने के बाद विकास थाने से उठता है और अपनी टूटी फूटी साइकिल लेकर अपने घर पर चला जाता है। और फिर उसका बेटा भी इधर धीरे धीरे जवान होने लगा था, वो अपने छोटे भाई को पूरी तरीके से माफ कर देता है और अपने बेटे पर ध्यान देने लगता है। उसकी दो संतानें होती हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों को वो मेहनत करके, जिस तरीके से उसने अपने भाई योगेश को कामयाब किया था, वैसे ही वो अपने बेटों और बेटियों पर लग जाता है और बेटे और बेटियों को खूब पढ़ाता है। और इधर यशो साहब जो थाने के अध्यक्ष होते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है। और जब ट्रांसफर हो जाता है, ये बातें विकास को पता चलती हैं तो उससे बहुत दुख होता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है, करीब 20 साल बीत जाता है। 20 साल बाद अचानक एक दिन पता चलता है कि वही यशो साहब जो 20 साल पहले थाने में आए थे, वही दोबारा आ गए हैं। और इस बार जब यशो साहब अपनी जीप से क्षेत्र का भ्रमण करने निकलते हैं तो उन्हें उस बुजुर्ग की याद आ जाती है और उस बुजुर्ग के पास जब जाते हैं, उसके घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका घर 2 तल्ले का बहुत बड़ा आलीशान मकान बन चुका है और वो गांव का सरपंच बन चुका है। उसके दोनों बेटे और बेटी खूब अच्छी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। वो उस बुजुर्ग विकास से जाकर मिलता है और कहता है कि मुझे पहचाने। जैसे ही वो यशो साहब को देखता है, कहता है साहब आपने तो मेरी तकदीर ही बदल दी। वो पूछता है कि क्या हुआ, तब वो कहता है कि साहब अगर आपने उस दिन ये अच्छी सलाह ना दी होती तो मैं आज यहां तक ना होता। साहब मेरे एक ही बेटा था, वो विदेश में काम करता है, अच्छी खासी सैलरी है, मैं गांव का सरपंच भी बन गया हूं। और ये सारी बातें छोड़िए साहब, मेरा छोटा भाई योगेश भी अब पूरी तरीके से लाइन पर आ चुका है। वो मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और मेरे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। यशो साहब की बातों को यशो साहब जब उसकी बात सुनते हैं तो यशो साहब फूले नहीं समाते हैं कि आखिर एक सलाह ने कैसे एक बुजुर्ग की जिंदगी, जो अपने सगे भाई के ऊपर थाने में एफआईआर कराने आया था, उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जीवन का यही फासला है, जीवन की यही रीति है। कई बार बातें बिगड़ने से, बातों को बिगाड़ने से, पारिवारिक उलझन में, पारिवारिक गलत फैसले लेने से बातें नहीं बनती हैं। कई बार बातें सुलझने से, बातों को समझने से, संतोष 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 करने से, धैर्य रखने से बनती हैं। इसलिए जब परिवार में ऐसा कभी माहौल आए तो हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा शालीन बने रहिए, सभ्य बने रहिए और संतोष रखिए। यकीन मानिए, बहुत से लोगों ने कहा है कि जो धैर्य देता है, जो संतोष देता है, वो दुनिया की ताकत और कुछ नहीं दे सकती है, जैसे इस बुजुर्ग के साथ हुआ। दोस्तों, फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी और आप ये पूरी कहानी आप कहां से देख रहे थे और पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप ये पूरी कहानी से आपको क्या सीख मिली। दोस्तों, मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।